हम सब जानते हैं कि बीएसएफ को कहा जाता है इट हैज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, सेना सीमा पर लड़ती है और जो पुलिस बल है वो अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, मगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीमा पर भी मोर्चा संभालती है और देश के अंदर भी मोर्चा संभालती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज इंडियाज मेन लाइन ऑफ इंटरनल डिफेंस। एंड मोदी सरकार इज trying its tooth and nail to defend the interest of these forces who are the main line of India's defense. अब इन बलों के प्रति सरकार का जो मूल्यांकन है यदि करना है किसी को, तो मुझे लगता है 3 आधार पर करना चाहिए। एक है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता। दूसरा है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और तीसरा है कि मोरल कैसे काम कर रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार आने के साथ ही दिखाई पड़ गया। 2014 26 मई को हमारी सरकार आई और आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले बीएसएफ, वो हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात रहता था, शेलिंग की बहुत घटनाएं आती थी और उस समय बीएसएफ के डीजी का फोन आया तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास कि सर शेलिंग हो रही है, हमने सफेद झंडा दिखा दिया है। तो पूछा गया सफेद झंडा क्यों दिखाया है, तो कहा गया सब हमें यही आदेश है कि जब शेलिंग हो तो सफेद झंडा दिखाना है। तो गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, अब ये मोदी की सरकार है, अब सफेद झंडा नहीं दिखाना है, जितनी शेलिंग होगी उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम सब लोग सर ये बाकायदा अभी आगे बोल रहा हूं, उससे सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा। और सर ऑथेंटिकेशन यह है कि 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पिछले 10 साल में कितनी शेलिंग की घटनाएं हुई नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, एक कहावत होती है कि जो तोड़ को कांटा बोए ताहे बो तू फूल, मगर हमारी सरकार ने कहा जो देश के विरोध काम करेगा तो जो तो को कांटा बोए ताही बो तू भाला, वो भी तो समझे जरा कि पड़ा किसी से पाला। और जब से मोदी सरकार से पाला पड़ा है, आपने देखा शेलिंग की घटनाएं रुक गई हैं। अब यह तो थी कि मनोदशा को लेकर मोदी सरकार का मनोरथ क्या था, अब कार्य दशा को लेकर मोदी सरकार का कार्यवृत्त में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, वर्तमान बिल को अगर समझना है तो ये सीएम जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ये 3 कैटेगरी में है। एक में है जो बेसिक लेवल पे जवान से एंट्री लेते हैं, एक जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रशासन में काम करते हैं, और एक है जो हायर लेवल प्रशासन में काम करते हैं यानी आईपीएस ऑफिसर। अगर देखा जाए तो इन सारे गजेटेड ऑफिसर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रेगुलेशन करने के लिए बिल लाया गया है। और जो हमारे विपक्षी सांसदों ने विषय उठाया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी न रहे। और अभी तक भी 45 से 48% लोग आईजी के पद तक पहुंचते हैं। अब यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो यह कहा जा रहा है कि इससे मॉरल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 10 लाख से अधिक लोग, 11 लाख के लगभग की पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी स्ट्रेंथ है, इसमें जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो केवल 1 से 1.5% हैं, और उनमें भी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो उसका भी 1 से 1.5% है। यानी 0.01 से लेके 0.015% पदों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है।
इस आधार पर यह कहना कि 11 लाख फोर्सेस के मॉरल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह तर्क संगत नहीं लगता है। हां, यद्यपि मॉरल की बात अभी हमारे कई विपक्षी सांसदों ने उठाई, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा, संजय सिंह जी ने कहा, चौधरी साहब बोल रहे थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदया, जब संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था तो जिन सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा होने के बाद 7 साल तक क्षमा याचना लंबित रखी गई थी, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। दूसरा, और इतना ही नहीं, उस समय उन लोगों ने आक्रोश में आकर अपने मेडल वापस कर दिए थे, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं, मगर सोनिया जी की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे, पर बकौल सलमान खुर्शीद बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार के हमारे सुरक्षा बलों के मॉरल के ऊपर किस ढंग की राजनीति की जाती थी। परंतु हमारी सरकार तीनों स्तरों पर, जवान, मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीनों की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगर आप ये देखें तो सरकार ने व्यवस्था की है कि आईजी के लिए 50% पद सहायक कमांडेंट संवर्ग से भरे जाएंगे और 50% आईपीएस से। एडिशनल डीजी में 67% आईपीएस से और 1/3 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट स्तर से ली जाएंगी। डीजी पद पे जो रहेंगे वो आईपीएस अधिकारी रहेंगे। अगर इस ढंग से हम देखें तो इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, जो कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तक लगभग 4 प्रमोशन मिलेंगे, 5वां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 4 प्रमोशन ग्रुप ए वालों को भी मिलेंगे और वो भी 5वां और 6ठा भी पा सकते हैं, एडिशनल डीजी तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो आईपीएस संवर्ग के बारे में कहा जा रहा है, उनको भी सामान्यतः 4-5 प्रमोशन ही मिलते हैं। एडिशनल एसपी से शुरू होते हैं, एसपी, देन एसएसपी, देन एसएसपी डीआईजी इक्विवेलेंट रैंक, देन आईजी और एडिशनल डीजी। हर आईपीएस डीजी नहीं बनता है, यानी उनको भी लगभग उतने ही अवसर मिलेंगे जितने कि अन्य लोगों को मिलेंगे। मगर जो मॉरल की बात कहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो हमारे जवान हैं उनमें से बहुत से लोग निरीक्षक स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो जवान रिटायर होगा, यानी जो कांस्टेबल स्तर के ऊपर अपॉइंट होते हैं, जब वो रिटायर होंगे, अगर उस समय तक उनका पूरा कार्य व्यवहार अच्छा है, 5 साल का एसीआर अच्छा है, तो रिटायरमेंट के समय उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होगा, परंतु एक रैंक ऊपर की ऑनरेरी रैंक दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो हमारे बलों का मनोबल ध्यान रखने की बात करने का बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तीसरी बात, जो आईपीएस ऑफिसर्स के संदर्भ में कहा जाता है, तो मैं ये भी विनम्रता से अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, एनटीआरओ, आरएडब्ल्यू, सभी में तो डीजी, एडिशनल डीजी, आईपीएस ही होते हैं। तो अगर यहां पर यह व्यवस्था है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या होने की बात है। फिर भी यदि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ विपक्ष में नहीं, कई जगह सत्ता में भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आज तक जितनी सरकारें रही हैं और वर्तमान में जितनी राज्य सरकारें हैं, कितने डीजीपी आपने गैर आईपीएस बनाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सेंट्रल एजेंसीज के चीफ आपने कितने गैर आईपीएस बनाए हैं? और यह विषय सिर्फ आईपीएस और नॉन आईपीएस का नहीं है, विषय यह है कि आज के समय में जब व्यवस्थाएं इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती चली जा रही हैं, तो उस समय में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अगर आपको एनआईए के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, बीएसएफ को, और उधर स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, तो जिन लोगों को स्टेट पुलिस में धरातल पर काम करने का भी अवसर मिला हो और दूसरी एजेंसीज में भी वो समान रूप से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस कारण से वो कोऑर्डिनेशन अधिक बेहतर और प्रभावी हो सकता है। इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूं कि अगर सीआईएसएफ स्टेट ये एयरपोर्ट को देखती है और उन्हें सूचना मिले किसी स्टेट की इंटेलिजेंस से कि कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति आया है जो कहीं पर सीआरपीएफ को चकमा देकर आने में सफल हो गया है और उसके बारे में एनटीआरओ से कोई इनपुट आया है, तो अब आप सोचिए आज के जमाने में यदि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ट्रैक करना है, तो ऐसा संवर्ग ऊपर के लेवल पे चाहिए जो उन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं रह चुका हो और उन जगहों पर कार्य करने का उसको अनुभव हो। तो मुझे लगता है यह व्यवस्था किसी के खिलाफ नहीं है, सबको न्याय देने के लिए और सबकी वस्तु स्थिति को अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए की गई है। अगली जो आपत्ति उठाई जा रही है वो ये है कि आईपीएस संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था क्यों की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं विगत 78 वर्षों से
यही व्यवस्था इन सारी संगठनों में हमेशा से चली आ रही है। केवल इस बिल के द्वारा उस व्यवस्था को एक स्थापित व्यवस्थित रूप प्रदान किया जा रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले भी डेपुटेशन पर ही वो लोग आते थे और डेपुटेशन पर ही कार्य करते थे। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, देखिए साहब, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस